नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि अपनी सारी बातें चल रही हैं वहां पर फिलहाल किसके बारे में, आपका रीट पत्रता के बारे में। बहुत बार बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर यह टॉपिक पत्रता में है या नहीं है, तो बेटा वही करवा रहा हूं जो आपका पत्रता में है। और कुछ कॉमन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सब साइडेड, सबस्टिट्यूशन में, ठीक है, सबज्यूम्ड में, कहीं ना कहीं कहां लिखे हुए हैं आपका वहां पर अंदरूनी टॉपिक के अंदर टॉपिक तुम्हारा डाला हुआ है, टॉपिक के अंदर टॉपिक तुम्हारा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बारे में किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी आपको क्या नहीं होना, वहां पर डाउटफुल नहीं रहना है, किसी रूप में आपको वहां परेशान नहीं होना है। तो आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा एक डिजाइनिंग अलग वे में आ गया। आज आपका रेमेडियल टीचिंग जो अपन वहां पढ़ते हैं अपने लास्ट के यूनिट के अंदर, सबसे लास्ट के सेक्शन में पढ़ते हैं, जहां पर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन दिया हुआ है, वहीं पर क्या दिया हुआ है, रेमेडियल टीचिंग दिया हुआ है। उससे संबंधित कुछ सवाल, कुछ एमसीक्यूज अपन आज यहां पर करने वाले हैं। तो कोशिश आप ये करिए कि आप बेटर तरीके से इनका जवाब दे पाएं। पहला आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको चीजें वहां पर समझाता हुआ चलता हूं। तो अपने पास में पहला सवाल आपके समक्ष है, और यहां पर जो वर्ड आया है, वर्ड क्या है बताओ, रेमेडियल का है। तो पहले अपना हल्का सा मीनिंग आप देख लीजिएगा कि रेमेडियल अपन किसे कहेंगे। एक्चुअल में अपन क्या कहते हैं, रेमेडियल होता है उसे सुधारात्मक या उपचारात्मक, ठीक है, कुछ जगह इसे निदानात्मक, ऐसा वर्ड वहां पर आपका काम में दिया जाता है। तो एक्चुअल में पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा क्लास होता है, अतिरिक्त कक्षाएं होती हैं, रेमेडियल क्लासेस होती हैं, उनमें दोनों में काफी फर्क है। एक्स्ट्रा क्लासेस अलग होती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस के मायने क्या होते हैं, जब बच्चे का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम है, वो पीछे रह जाता है, और उसकी पूर्ति करने के लिए, उसे बराबर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, आपका उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को देते हैं। उसके 2 पीरियड्स लगा दिए, 3 लगा दिए, इंटरवल में क्लासेस लगा दी, क्लास है स्कूल के पहले टाइम में लगा दी, प्रेयर के टाइम पर लगा दी, लास्ट में छूटने के बाद लगा दी, संडेज को जीएच जो आपके हॉलिडेज होते हैं उन पर आपकी वहां पर क्लासेस लगा दी। ये सारे क्या होते हैं, आपके वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस में काम होते हैं। लेकिन रेमेडियल क्या होता है, जो बच्चे स्पेशल लर्नर्स हैं, दूसरी भाषा में स्लो लर्नर्स हैं, बैकवर्ड बच्चे हैं आपका, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं लर्निंग के अंदर, अधिगम में कुछ सीखने में संघर्ष कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है, हो सकता है एक बच्चे को पढ़ाया जाए, हो सकता है ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, कि अगर मैं वहां पर यह कहता हूं कि एक बच्चे को एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अकेले बच्चे को आपको अलग से पढ़ाना, नई स्ट्रेटजी, नई अप्रोच के साथ में, नए वे के साथ में, नई टेक्निक, नई डिवाइस के साथ में, उसे क्या कहा जाता है, आपका रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। अगर 3 या 4 बच्चे हैं, सबको एक ही टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा। ये भी किस में आएगा बताओ, आपका रेमेडियल टीचिंग में आएगा। 4 बच्चे, चारों का अलग अलग टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो सबका रेमेडियल टीचिंग अलग अलग वहां पर बोला जाएगा। ये सुधारात्मक या उपचारात्मक, कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, निदानात्मक बातें हैं वो भी शामिल की जाती हैं। हिंदी में निदानात्मक उपचारात्मक में थोड़ा सा फर्क होता है। यहां पर हमें इंग्लिश में इस पचड़े में फंसना ही नहीं है आपका, कि निदान क्या है, उपचार क्या है। इस शब्दावली में फंस गए तो आप रेमेडियल क्लियर नहीं कर पाएंगे। रेमेडियल बना है रेमेडी से, और रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार या फिर आपका ट्रीटमेंट या फिर इलाज करना। तो एक्चुअल में कौन से बच्चों के लिए होता है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जो आपका संघर्ष करते हैं, उन्हें क्या दी जाती है, रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। तो पढ़ना जरा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल, प्राथमिक लक्ष्य क्या है आपका, शुरुआती या फिर आपका शुरू का जो लक्ष्य है वो क्या है, किसका, वहां पर बता दीजिए, हमारी रेमेडियल टीचिंग का, हमारी उपचारात्मक शिक्षण का क्या है, सुधारात्मक शिक्षण का वहां पर क्या रहता है। उपचारात्मक कह सकते हैं इसे, और आप चाहें तो बेटा इसे क्या कह सकते हैं, आपका सुधारात्मक कह सकते हैं। ऐसे शिक्षण में, ऐसे अध्यापन में हमें क्या चाहिए, सुनना वहां पर, टू एडवांस गिफ्टेड स्टूडेंट्स टू हायर लेवल्स, कि हम उस लेवल पर चले जाएं, आपका कौन से स्तर पर चले जाएं बताओ, आपका वहां पर जहां पर उच्च स्तरीय जो चीजें आती हैं, उच्च स्तर की जो बातें आती हैं, वहां पर किसके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑलरेडी गिफ्टेड है बेटा। गिफ्टेड का मतलब पहले से उनके पास में क्या बताओ, आपका टैलेंट हो सकता है, या ऐसे गिफ्टेड बच्चे जो कि बहुत ज्यादा क्या है, आपके कमजोर हैं। दोनों ही बच्चे गिफ्टेड कहलाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, अति साधारण जो प्रतिभा के धनी है, वो भी बेटा गिफ्टेड है, और जिनके पास में टैलेंट कम है, वो भी क्या है, आपके गिफ्टेड हैं। तो यहां पर दोनों को जो गिफ्टेड कहा, तो उनको एडवांस करना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ाना, कहां पर, हायर लेवल्स पे। तो पहले उनकी प्रॉब्लम तो दूर करो,
हायर लेवल तो बात की बात है ना, सबसे पहले उसकी समस्या है उसको दूर करने का काम आपको वहां पर करना होता है। तो ये चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक, अगली बात पे आओ। नेक्स्ट थिंग लेना बेटा, इसमें नेक्स्ट थिंग कौन सी है? बच्चों में आप पुनर्बलन का काम करेंगे, पुनर्बलित अवस्था लेकर आएंगे, उनमें री इन्फोर्स करने का काम करेंगे, उन्हें री स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे, री एनर्जाइज करने का काम करेंगे। किसके लिए? जो उनकी बेसिक स्किल्स है। बेसिक स्किल्स का मतलब उनके आधारभूत कौशल हैं, जिन्हें किनका नाम देते हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका नाम वहां पर देते हैं। और कौन से लर्नर्स के लिए कौन से अधिगम करता बेटा? वो अधिगम करता जिन अधिगम करता को अपन क्या मानते हैं? स्ट्रगल करता हुआ मानते हैं, पीड़ित रहने वाले वहां पर आपका मानते हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे अधिगम करता, ऐसे लर्नर जिन्हें सीखने में परेशानी होती है, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं, उन बच्चों को हम क्या देते हैं? आपका रेमेडियल। बिल्कुल बेटा, उन्हीं को देते हैं। बाकी दो ऑप्शन अपन काटेंगे, क्यों काटेंगे वो समझना। टू स्टैंडर्डाइज ऑल टीचिंग मेथड्स अक्रॉस क्लासेस, जहां जहां अलग अलग कक्षाओं में आप जाते हैं, तो उनमें जैसे एक कक्षा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, जब भी आप शिक्षण की पद्धतियां हैं उनको शामिल करते हैं, तो वहां पर इन चीजों का जो स्तरीकरण होता है उसको आप करें। मतलब उनको एक मॉडलाइजेशन में ले जाएं, उनकी जो एक आधुनिकीकृत अवस्था है उसको वहां लेकर जाएं। कतई नहीं बेटा, ठीक है। वहां स्टैंडर्ड के नॉर्म्स है ना, तब बनाओ ना जब वहां पर एक मानक पैमाना तैयार हो जाता है। आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसमें तरह तरह के, भांति भांति के, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। उनके लिए टीचिंग मेथड को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, उन्हें एक बेसिक लेवल पर लाया जाता है, उन्हें हाई फाई नहीं बनाया जाता है। टू क्रिएट, चौथा ऑप्शन क्या था? निर्मित करें। किसको निर्मित करें? एक ऐसा एनवायरमेंट या फिर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी क्या करते हैं? उस क्रिया में सम्मिलित रहते हैं, उस कार्य में शामिल रहते हैं। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये जो टर्म है ये हटेगा, क्योंकि बच्चों को बिजी करना ही सिखाना नहीं होता है, बच्चों को एक्टिवेट रखने के साथ में इंटरेस्टिंग बनाना, उनको री करवाना, ये सबसे बेटर एस्पेक्ट वहां पर माना जाता है। तो अपने पास ये जो टर्मिनोलॉजी कौन सी? नंबर 2 वाली। कौन सा? टू रीइंफोर्स बेसिक स्किल्स फॉर स्ट्रगलिंग लर्नर्स, आधारभूत जो कौशल हैं उनका निर्माण बच्चों में करें, उन्हें सिखाने का काम वहां पर करें। ये अपना पहला सवाल का आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना कि इसमें अपना वर्ड क्या पूछा। बहुत बार हमें यह नहीं पता होता है कि अगला हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू वहां पर यही आता है कि अपन यहां इस शब्द को नहीं समझ पाते। आपका वहां पर क्या कहेंगे? पढ़ो, देखें इसमें आपका वहां पर, विच कैरेक्टरिस्टिक, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सा ऐसा गुण है जो कि सबसे अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से डिस्क्राइब, वर्णित करता है किसको? वहां पर एक जो काइनेस्थेटिक है, काइनेस्थेटिक का मतलब जो शारीरिक गति से जुड़ा हुआ है, जिसमें गतिशीलता आती है। और जो गतिशीलता का भाव है ना, वो गतिशीलता का भाव किससे जुड़ता है बताओ? देखिए आपका वहां पर शारीरिक स्तर से जुड़ता है, शरीर के संपर्क से जुड़ता है। तो इसे मैं शारीरिक गतिशीलता का भाव दे सकता हूं, जहां पर बच्चा हाथ पैर शरीर का जो जेस्चर पोस्चर है उसे काम में ले रहा होता है, और उसमें अधिगमकर्ता की विशेषता झलकती है। मतलब जहां बच्चा इसमें क्या करता है? अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर को, अपनी भाव भंगिमाओं को, अपनी मुद्राओं को काम में लेता हुआ पाया जाता है। तो गौर करना इसमें कौन सी चीज होगी? प्रीफस, प्राथमिकता देता है, लिसनिंग, खाली सुनने को, लेक्चर्स, जो व्याख्यान आते हैं, और किसके लिए? जो इंफॉर्मेशन, सूचना है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो स्कीमा है, उसको तो सुनेगा तो शरीर को काम में नहीं ले रहा है, ठीक है। बॉडी के वहां पर एक्टिविटी होनी चाहिए ना। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या? जो शारीरिक गतिशीलता को वहां पर शरीर के जो हाव भाव है उनको दर्शाने वाला होना चाहिए। इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, बच्चा क्या करता है? पढ़ने में आनंद उठाता है, लिखने में आनंद उठाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की जो अवधारणाएं हैं उनका वहां समझने का काम करता है। तो यहां पर भी शारीरिक गतिविधि तो नहीं हुई ना, सिंपल बैठे बैठे ही आपका। अब आप कहेंगे कि सर वहां पर आपका राइटिंग लिख रहा है ना, बैठे बैठे लिख रहा है, आपका कहां समस्या आ रही है? हाथ पैर को हिलाना, इधर से उधर हो जाना, ठीक है, आपका यहां पीछे आ जाना, आगे चले जाना, सहारा ले लेना, आगे की तरफ झुकना, पीछे सहारा लेना, दाएं देखना, बाएं देखना, खड़े होकर या बैठकर, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? आपकी काइनेस्थेटिक में आ जाती हैं। तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला, लर्न्स बेस्ट
अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से सीखता है थ्रू के माध्यम से। किसके माध्यम से सीखता बताओ आपका वहां पर? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हाथों के हाव भाव से, हाथों को इधर उधर करके, प्लस में मूवमेंट, अपने शरीर की गतिविधि करके। बिल्कुल यही तो मैंने बोला था आपका कि काइनेस्थेटिक क्या है। चौथा अपने आप कट जाएगा। अब कटेगा कैसे वो सुनना। यूजेस विजुअल एड्स, वो जो अदृश्य सामग्री होती है, विजुअल के मायने बेटा क्या होते हैं, जिसे अपन दृश्य कहते हैं, तो जो दृश्य सामग्री है उसको इनहांस, वृद्धि करने में, इजाफा करने में, बढ़ाने में, किसको? कॉम्प्रीहेंशन, उनकी समझ को, उनकी विवेकीय क्षमता को बढ़ाने में। तो ये पार्ट यहां से क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा। ठीक है, तो अब गौर करो जरा यहां पर कि काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं और साथ में बच्चे के मूवमेंट्स हैं। चलिए अगले सवाल पर, आज का सवाल नंबर 3 का। कोशिश करना कि इजीली तुम बता पाओ। कई बार तुम सवाल को पढ़ते नहीं हो बेटा, और फिर तुम्हें बताने में क्या होती है? आपका तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें यह बताना है कि अपने पास में अगला बोलना क्या चाह रहा है। सवाल में दो चीजें सुन लेना। क्या वर्ड है बेटा आपका? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब पता है आपका? वहां पर जो अलग अलग क्या दिए जाते हैं? विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, विभेदित अनुदेशन कहा जाता है। बहुत बढ़िया टर्म तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। इन द कंटेक्स्ट, उस आपके कंटेक्स्ट के अंदर, उस आपके प्रसंग संदर्भ के अंदर जहां पर लर्निंग की डिफिकल्टीज, अधिगम की परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, व्हाट डज द टर्म। तो ये जो विशेष प्रकार का शब्द है आपका, एक फ्रेज है, एक टर्म कोइन हुआ है, कौन सा? वहां डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, जिसे अपन बोलना चाहें तो डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है विभेदित, और इंस्ट्रक्शन के मायने क्या होते हैं वहां पर? आपका अनुदेशन है, जो इंप्लाई करता है, निहित करता है, अपने अंदर रखता है कि एक्चुअल में विभेदित अनुदेशन होता क्या है। तो पहली बात इसको समझो आप, मैं बोल रहा हूं विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप निर्देश को अनुकूलित करते हो। क्या कह रहा हूं? विभेदित करना या विभेदीकरण क्या होता है? जब आप व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के आपको निर्देश दिए जाते हैं, उनकी माकूल प्रक्रिया, ठीक है, मनमाफिक जो आपकी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए अनुकूलित भाव में, वो होता है। कई बार शिक्षक क्या करता है, चाहे विषय वस्तु है, प्रक्रिया है, उत्पाद है, सीखने के माहौल में विभेद करता है, लेकिन फिर भी उसका क्या करता है? निरंतर मूल्यांकन करता है, लचीला दृष्टिकोण रखता है। मैंने दो बातें बोली बेटा, निरंतर मूल्यांकन करेगा और साथ में लचीला क्या रखेगा? आपका दृष्टिकोण रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर रखने की कोशिश करेगा, और उसका उपयोग करते हुए इस निर्देश को, इस अनुदेशन को टोटली एक सफल अनुदेशन बनाने का कार्य करता है। उसे हम किसका नाम देते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। मतलब बच्चे की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है, उसके आधार पर अनुदेशन दिया जाना, वही बेटा वहां लगभग लगभग किसके आधार पर होता है? आपका डिफरेंशिएटेड आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर होता है। मैंने पहले भी आपके सामने बोला बेटा कि डिफरेंशिएटेड आपका इंस्ट्रक्शन का मतलब किससे? टीचिंग से है, जो बच्चे की अलग अलग आवश्यकताओं पर आधारित रहता है। अब पहला पढ़िएगा, टीचिंग द सेम कंटेंट, वही जो समान विषय वस्तु है उसका अध्यापन करना, उसे पढ़ाना, टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को। कैसे? यूनिफॉर्मली, समेकित तौर पर, एक रूप में, एकत्व के आधार में। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए यहां पर होगा नहीं ना? सभी बच्चों को आप डिफरेंशिएटेड कर रहे हैं, विभेदीकरण कर रहे हैं, तो अलग अलग जाएगा ना। दूसरी बात, इस चीज के लिए मैनेज करना, अपने अध्याय, अपने सबक, अपनी इकाइयां जिनको पढ़ाना, जिस पाठ को पढ़ाना है उसको मैनेज करना। और मैनेज बेटा कैसा करना? जहां पर आप मीट करें, उन चीजों से मिलाएं, उन चीजों को जोड़ें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। किसकी? जो आवश्यकताएं विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों की है, विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों के, विभिन्न अधिगम स्तर के विद्यार्थियों की है, जो डाइवर्स हैं, उनकी पूर्ति करने का काम करना ही किसमें होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में होता है। अगली बात, प्रोवाइडिंग। प्रोवाइडिंग का मतलब उपलब्ध करवा दें। क्या उपलब्ध करवाएं? आप अग्रिम तौर पर, विकसित तौर पर, उच्च स्तरीय क्या? ऐसी सामग्री जो केवल गिफ्टेड लर्नर्स को दी जाए,
नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई ना, सबके लिए आना चाहिए। यूजिंग ए सिंगल असेसमेंट, केवल एकमात्र आप आकलन करते हैं, वो पद्धति आप लेते हैं किसके लिए? सभी लर्नर्स के लिए। नहीं बेटा, गलत है। अगर आप सबके लिए एक ही असेसमेंट करेंगे तो डिफरेंट कहां हुआ? देखो, पहला और चौथा ऑप्शन काटना कितना आसान है। पहले में क्या कहा? सेम कंटेंट। दूसरी चौथे में क्या कहा? सिंगल असेसमेंट। तो दो तो कट गए, डिफरेंट कहां हुए? अब दूसरा और तीसरा क्या है? इसमें आप केवल गिफ्टेड की बात कर रहे हैं? नहीं, हर एक बच्चे के लिए, आपकी क्लास का एक एक बच्चा आपके लिए वहां पर महत्वपूर्ण रहता है। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 का, विच मेथड इज लीस्ट इफेक्टिव इन रेमेडियल टीचिंग? लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। आपके पास रेमेडियल टीचिंग में, उपचारात्मक शिक्षण में या फिर सुधारात्मक शिक्षण के अंदर ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे कम प्रभावशाली है? लिस्ट के मायने क्या होते हैं बताओ आपका? कम से कम। ठीक है, गौर करना। यूजिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, व्यक्तिगत तौर पर बच्चे के लिए आप अधिगम की योजनाएं बनाते हैं। यही तो किस में आता है? रेमेडियल टीचिंग में आता है। तो ये तो लिस्ट इफेक्टिव है या मच इफेक्टिव है? मोर इफेक्टिव है आपका। प्रोवाइडिंग रेपेटेटिव ड्रिल एक्सरसाइजेज, आप बच्चे को दोहरान कार्य के अभ्यास कार्य करवाते हैं विदाउट वेरिएशन, जिसमें भिन्नता ही नहीं लाते। एक ही चीज को आप बार बार बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर रट्टा मरवा रहे हैं, मेमोराइज करवा रहे हैं, रोट लर्निंग करवा रहे हैं, पैरेट लाइक लर्निंग या टीचिंग करवा रहे हैं, गोटीफाई करवाने का काम कर रहे हैं। ये जो मैनर आता है, ये विद वेरिएशन है या विदाउट वेरिएशन है? विदाउट वेरिएशन है आपका वहां पर। और अगर आप रेमेडियल टीचिंग में जाएंगे तो हर बच्चे के लिए डिफरेंशिएटेड क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन, जो आपने पिछले सवाल में वहां पर पढ़ा। तो ये जो चीज अपने पास आ रही है, ये वहां पर उसकी सबसे कम इफेक्टिव चीज वहां पर बोली जाएगी। अगली बात पे आओ, इनकॉर्पोरेटिंग, आप शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं किसको वहां पर? उस टेक्नोलॉजी, उस तकनीक को जहां पर बच्चे के अंदर इंटरएक्टिव लर्निंग आता है, अंतः या परस्पर क्रियात्मक अधिगम को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब बच्चा है वो इस तरीके से सीखेगा, लर्नर टू लर्नर है, लर्नर टू टीचर है, टीचर टू लर्नर है, लर्नर टू यूजर है, यूजर टू आपका लर्नर है। ठीक है, ये बहुत बार मैं बोलता हूं आपका सीएलटी वाले मामले के अंदर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वाले मामले के अंदर भी ये चीज मैं आपको वहां पर अक्सर बताया करता हूं। तो आप ये बताओ, क्या बच्चे के लिए आप रेमेडियल टीचिंग में इंटरैक्टिव करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। मेनली लर्नर टू टीचर और टीचर टू लर्नर, ये दो चीजें तो बेटा सबसे ज्यादा काम आती है वहां पर आपकी। तो ये भी इसके अंदर पाया जाता है। अगला पार्ट देखिएगा कि यूटिलाइजिंग, आप काम में लेंगे, उपयोगिता बताएंगे, उसका महत्व जोड़ेंगे आपका इसके साथ में। ग्रुप एक्टिविटीज में, समूह की क्रिया की गतिविधियों में या समूह की क्रियाओं में, जहां पर चीजें सह समन्वयात्मक अवस्थाओं में स्थापित की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, आपका रखी जाती हैं। तो यहां पर यह टर्म है ना कि बच्चा क्या करे, अपने पीयर्स के साथ में, अपने हम उम्र या समवयस्क बच्चों के साथ में, बाहर जो आउटसाइड द क्लास है, वहां सोसाइटी के अंदर या फिर टीचर के साथ में कहीं ना कहीं वो जो कोलैबोरेशन बनाएगा, उसका पहले पेयर बनेगा, फिर वो ग्रुप बनेगा, ग्रुप की एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसमें एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वगैरह, क्रिया आधारित अधिगम वगैरह सारी चीजें वहां पर चलेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावी तो होता है, ये पूर्ण नहीं तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन सबसे कम प्रभावी क्या है? बिना किसी वेरिएशन के एक ही चीज को आप क्या करवाओ, बार बार ड्रिल करवाओ, वो वहां पर प्रभावी ज्यादा नहीं होता है, न के बराबर प्रभावी होता है, उसमें रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, इसका एक बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि जब आप बच्चे के लिए कहते हैं कि प्रोवाइडिंग रेपेटिटिव ड्रिल एक्सरसाइजेज विदाउट एनी वेरिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा सवाल देखिएगा, मैं सवाल पढ़ देता हूं फिर आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द पर्पस? बेटा ये सुन लेना, पर्पस के मायने क्या होते हैं? आपका उद्देश्य, इसका उच्चारण है ना, वो पर्पस नहीं, पर्पस है किसका? फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। ठीक है, ऐसे आपके असेसमेंट जो फॉर्मेटिव कहलाते हैं किसमें? रेमेडियल टीचिंग में। तो तुम बच्चों को यह पता होना चाहिए कि दो प्रकार के असेसमेंट तुम्हें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक का जो नाम है वो कैसा होता है? फॉर्मेटिव होता है, और दूसरे का नाम तुम लेना चाहते हो, ठीक है, वो कैसा रहेगा वहां पर? समेटिव। मैं दोबारा बोल देता हूं तो मेरे पीछे पीछे दोहरा देना आपका वहां पर। फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक,
गौर करना, फॉर्मेटिव है पहला, इसे अपन क्या पढ़ते हैं बताओ, आपका वहां पर रचनात्मक पढ़ते हैं। और दूसरा जो अपने पास में आता है कौन सा, समेटिव आता है। ठीक है, अगर उसकी अपन बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा बताओ, लगभग लगभग आपने सबने सुना होगा, कौन सा, योगात्मक, ऐसा कुछ वर्ड आपने सुना होगा वहां पर। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, समेटिव कहलाता है। लेकिन बीच में हमारे पास में एक वर्ड आ गया, और वो वर्ड क्या है आपका, असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब क्या है, आकलन है। ठीक, तो जो आपके रचनात्मक आकलन होते हैं उनका रेमेडियल टीचिंग में, सुधारात्मक शिक्षण में या उपचारात्मक शिक्षण के अंदर क्या योगदान रहता है, क्या उद्देश्य वहां पर रहता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखना, इसका एक जो एस्पेक्ट है इसके पक्ष में है और बाकी एस्पेक्ट इसके पक्ष में नहीं है। गौर करो, फॉर्मेटिव वो होता है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के दौरान इसे लिया जा सकता है। चलती क्लास में हो सकता है, ठीक है, चलती क्लास के तुरंत बाद हो सकता है, सडन अचानक हो सकता है। लेकिन जो समेटिव होता है ना, समेटिव सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, और लास्ट का मतलब ये नहीं कि साल के एंड में आई वही समेटिव है। समेटिव उसमें जाता बेटा जहां पर आपकी इकाइयां पहले से तय की गई हैं कि इस सप्ताह को या इन 15 दिन के बाद में या इस महीने के बाद में, इन 2 महीनों के बाद, इन 3 महीनों के बाद, इस 6 माही के बाद में, इस वर्ष के बाद में, इतनी तिथि को इस तरीके से इतने वेटेज का, 70% का, 30% का, 100% का, 40% का ये टेस्ट जो लिया जाएगा वो किस में जाता है, आपका समेटिव में जाता है। तो समेटिव वो होता है जो बच्चे को वहां पर क्या प्रोवाइड करता है, उसकी डिवीजन क्या बनी, उसके परसेंटेज क्या बनी, उसका ग्रेड वहां पर क्या बना। और फॉर्मेटिव जनरली क्या होता है, जो बच्चे का परफॉर्मेंस है ना उसको चेक करता रहता है और साथ में सुधार की गुंजाइश है उसको भी वहां पर ढूंढता रहता है। तो अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। टू असाइन फाइनल ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं उनको आप निर्णायक तौर पर ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, वो सौंपते हैं, असाइन करते हैं, देते हैं। तो आप मुझे इतना समझा दीजिए कि जब बच्चे को फाइनल ग्रेड देंगे उसका मतलब उसके बाद में तो क्या नहीं आएगा, इंप्रूव करने का कोई चांस ही नहीं बचा ना। तो जहां इंप्रूव करने का चांस बचता है, ठीक है, वो किस में आता बताओ, आपका वहां पर असाइन फाइनल ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स है ना, वो नहीं होगा, वो फॉर्मेटिव में आता है जहां चांस बचता है। चांस यहां नहीं बचता, ग्रेड देने के बाद में नहीं बचता है। तो ये जो चीज है ये यहां लिखी हुई बेटा फॉर्मेटिव की नहीं है। देखो यहां से तुम ये चीज सीख जाओगे, ये पार्ट फॉर्मेटिव का है या समेटिव असेसमेंट का है, समेटिव असेसमेंट का इसमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट थिंग पे आओगे जरा, टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, जहां पर आप विद्यार्थी का अधिगम, उसका आकलन करते हैं और साथ में जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बच्चा है, बच्चा कितना पढ़ लिया, उसका कितना अधिगम हुआ है, उस चीज का मूल्यांकन करो और मूल्यांकन करने के बाद में जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जो आपकी टीचिंग चल रही है, जो आपका अनुदेशन चल रहा है, उसको आप व्यवस्थित करें कि कितना हमें किस लेवल पर किस हिसाब से सिखाना है, कितना रिपीट करना है, क्या टेक्नोलॉजी काम में लेनी है, क्या टेक्निक, क्या डिवाइस काम में आएगी, कौन सी स्ट्रेटजी काम में लूं, कौन सी मेथड चेंज करूं, कौन सी अप्रोच वहां लेकर आऊं, किस वे के साथ में बच्चे को पढ़ाऊं। तो ये काम फॉर्मेटिव के दौरान होता है। फिर अगला ये तो कट ही जाएंगे आपका, कौन सा, कि जब बच्चा आपका पढ़ रहा होता है तो उसका जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको लिमिट, सीमित करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। जहां पर आप सीमित कहां कर देते हैं, ऐसे बच्चों की तरफ जिनका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है, ऐसी बातें वहां पर होनी नहीं चाहिए। आपको फीडबैक खाली बेस्ट परफॉर्मिंग का लेना है या सारी क्लास का लेना है, आपको इंटेलिजेंट का लेना है, आपको एवरेज का लेना है, आपको बिलो एवरेज का लेना है, हर बच्चे का वहां पर आपको लेना है। टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स आर असेस्ड इक्वली, आप इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं, किस बात के लिए, सभी विद्यार्थियों का बराबर आकलन कर दिया गया। ये तो एक पैमाना पैमाना है। और यहां पर फॉर्मेटिव है ना, उसका मतलब केवल आकलन नहीं होता है, आकलन करके बच्चों की कमियों में क्या करना, सुधार करना, इंप्रूवमेंट लाना, उसे एडजस्ट करना, उसे इंप्रोवाइज करना, उसे रिफॉर्म करना, वो चीजें किस में आती हैं, आपकी फॉर्मेटिव में आती हैं। तो ये आधा अधूरा पक्ष माना जाता है। अपना आंसर होगा टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा जरा। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है, विच स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रगलिंग लर्नर्स इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब जो हमें क्या करता है,
गुमराह करता है। इस चीज को लिख देना कहीं ना कहीं, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है। जहां चीजों को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो गुमराह किया जाना, बताओ ये जो टर्म आएगा वो किस में आ जाएगा, बोलो आपका मिसलीडिंग में आ जाएगा। तो निम्नांकित कथन या वक्तव्य में कौन सा ऐसा है जो आपके लर्नर्स या अधिगम करता है उनको गुमराह किया जाने वाला रहता है, उन्हें आपका हटाने वाला रहता है। देखो, दे मे रिक्वायर एडिशनल टाइम टू कंप्लीट टास्क। ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, जो हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, जो हमारे स्पेशल लर्नर्स वहां पर बोले जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, कहीं स्लो और स्पेशल को अलग मत कर देना। स्लो है ना, उनको अच्छा वर्ड दिया जाता है। स्पेशल, जैसे विकलांग को आजकल हम क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, ताकि बच्चे को बुरा ना लगे आपका। ठीक उसी प्रकार से स्लो को अपन क्या कह सकते हैं, स्पेशल लर्नर्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हो सकता है कि अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ती है ताकि उनके अधूरे बचे हुए कामों को, कार्यों को वो पूरा कर सकें। इसकी उन्हें जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है। तो ये तो मिसलीडिंग नहीं है, ये तो सही रास्ते में आगे बढ़ा रहा है। दे आर ऑफन अनइंटरेस्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत कम सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, वो वहां पर रुचि नहीं लेते हैं। वो इन चीजों में क्या होते हैं, अनइंटरेस्टेड होते हैं, रुचि लेने वाले नहीं रहते हैं। उसके साथ इसे आपका जोड़ा जाएगा। तो दे आर ऑफन अनइंटरेस्टेड, वो प्राय कर क्या रहते हैं, अरुचिकर रहते हैं। किसमें, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के विषयों में वहां पर रुचि लेने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां पर उन बच्चों की रुचि बनेगी क्या उसके अंदर, नहीं बनेगी ना आपका। वहां पर बच्चे वहां पर कमजोर हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम टारगेटेड सपोर्ट एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, उन्हें क्या हो सकता है बताओ, आपका फायदा मिल सकता है, फायदा प्राप्त कर सकते हैं उस प्रकार के सपोर्ट या समर्थन से जो टारगेटेड होता है। टारगेटेड का मतलब जिसका उन्हें लक्ष्य दिया गया है। जिन स्ट्रेटजीज, जिन व्यू रचनाओं पर, जिन रणनीतियों पर उन्हें आपका दौड़ना पड़ता है, जिन रणनीतियों के साथ में उन्हें काम करना पड़ता है, तो बाकायदा उन्हें फायदा मिल सकता है वहां पर आपका। गौर करो यहां पर ये जो चीजें आती हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी बेटा। कौन सी प्रॉब्लम आएगी कि इसे मैं हाफ हार्टेड मानूंगा। हाफ हार्टेड क्यों मानूंगा, उसे सुनना। कि बच्चा अगर अपनी स्ट्रेटजी, अपना सपोर्ट खुद ले पाए तो शायद वो स्लो लर्नर बने ही ना। लेकिन मान लीजिए कि टीचर ने उसके लिए डिजाइन कर दिया कि बेटा ये व्यू रचना है, ये रणनीति है, ये पॉलिसी होगी, ये टेक्निक होगी, और इसके तहत मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आराम से बच्चा फायदा उठाएगा। तो अपना आंसर तो इजीली बेटा निकल जाएगा। कौन सा, कि ये पहला है, वो मिसलीड नहीं कर रहा है, ऐसा बच्चे में हो सकता है, ऐसा वहां पर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आंसरेबल सिचुएशन आपकी यहां पर देखने को मिल जाएगी। कौन सी, दे मे हैव स्ट्रेंथ्स इन एरियाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन स्टैंडर्ड असेसमेंट्स। हो सकता है कुछ क्षेत्र उन बच्चों में ऐसे पाए जाएं, कुछ गुण, कुछ विशेषताएं ऐसी पाई जाएं जहां उनकी शक्तियां अंतर्निहित होती हैं और जो प्रतिबिंबित नहीं होती हैं, परिलक्षित नहीं होती हैं। कहां पर, उन आपके आकलनों के अंदर। जो आकलन कैसे होते हैं, स्तरीय होते हैं। मतलब जब हम उन बच्चों का फॉर्मेटिव या समेटिव कोई सा भी आपका रचनात्मक या योगात्मक क्या लेते हैं, आपका आकलन करते हैं, तो वो परिलक्षित नहीं होती हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हो सकता है कि ये चीज वहां पर हमें क्या लगे, मिसलीडिंग लगे। क्यों लगे, रीजन सुनना आपका। कि उनके पास में अगर ऐसा एरिया है जिसमें वो कुछ खास कर पा रहे हैं और हमें प्रतिबिंबित होता ही नहीं है, हमें दिखाई पड़ता ही नहीं है, तो ये चीज कैसी है, गुमराह करने वाली है। थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसको हटाकर दूसरा आंसर ले सकता हूं, ये यही रखना होगा। आराम से सुनना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो स्लो लर्नर्स, स्पेशल लर्नर्स, स्ट्रगलिंग जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए क्या है, मिसलीड करने वाला है, गुमराह करने वाला है। उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय बिल्कुल चाहिए होता है। ठीक है, वो वहां पर अलग अलग विषयों में क्या होते हैं, रुचि नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं आपका वहां पर। साथ में क्या उन्हें वहां पर टारगेट सपोर्ट मिल सकता और स्ट्रेटजी मिल सकती है जिनसे वो फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज गौर करो, दे मे हैव स्ट्रेंथ्स, उनके पास शक्तियां हो सकती हैं, उनके पास ऐसी खास बातें वहां पर आपकी हो सकती हैं जिन खास बातों में वो क्या करें बेटा आपका वहां पर, कि एरियाज में मजबूत तो हैं, लेकिन उन चीजों को जब हम स्टैंडर्ड असेसमेंट लेते हैं तो वो परिलक्षित
नहीं होती हैं। तो यहां पर अपने पास ये मिसलीडिंग क्यों है? अगर मजबूती है तो दिखाई पड़ेगी और मजबूती नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ेगी, चाहे किसी भी एरिया में क्यों ना हो। ठीक है, अगर वहां पर स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है तो उसका कोई भी एरिया क्यों ना हो, इजी वे में आराम से चेक होगा। बेटर आंसर क्या होता है आपका कि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, परिलक्षित होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि कमजोर पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी उत्प्रेक्षित जो स्थितियां आती हैं वो कौन सी आती हैं कि सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है और मूल्यांकन जिस दिशा में करना चाहिए उस दिशा में नहीं हो पाता है। वो पक्ष आपके दबे हुए रह भी जाते हैं। तो ये उलझा हुआ सा कंफ्यूजन के आसपास का पार्ट रहता है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि यहां पर ये जो आंसर है वो एग्जैक्ट है या करीबी आंसर है? करीबी आंसर है, क्योंकि ये नियर बाई कहीं ना कहीं इस सी ऑप्शन इसको भी धकेलने की या इंटरफेयर करने की कोशिश करता है कि दे कैन बेनिफिट फ्रॉम टारगेटेड सपोर्ट एंड स्ट्रेटजीज। अगर उन्हें उद्देश्य के आधार पर कोई व्यक्ति सपोर्ट करे, स्ट्रेटजी दे, तो उससे वो फायदा उठाएंगे। फायदा जनरली उठाएंगे नहीं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उस लेवल तक लाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में बेटर सी और डी में क्या है? डी वाला है। सातवें क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत आसान सवाल। व्हाट डज स्केप फोल्डिंग इन टीचिंग रेफर टू? टीचिंग के अंदर स्केप फोल्डिंग के मायने क्या होते हैं? तो बेटा सीधा सा एक वर्ड सीख लो कि अगर तुम्हें कोई कहे कि स्केप फोल्डिंग क्या है, ये चीज सीख लो तुम, और उसके बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती। स्केप फोल्डिंग समझते हो? ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे तुमने वहां पर एक वर्ड सुना हो, जिसे जनरली जंगलों में ये जो सफारी वफारी की अपन बात करते हैं ना, वहां इसे काम में लिया जाता है। क्या कहते हैं बताओ? आपका मचान कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई शेर आ रहा है, कोई चीता आ रहा है, कोई आपका पेंथर आ रहा है, ठीक है, कोई टाइगर आ रहा है, तो उस वक्त वहां पर जो आपका हंटर या शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर की साइड में क्या बना लेते हैं, मचान बना लेते हैं। या फिर आजकल आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चलता है तो अड्डे से बना लिए जाते हैं और उनके ऊपर बैठकर क्या किया जाता है, काम धाम किया जाता है। ये सारा का सारा पार्ट किसमें आता है? इसके फोल्डिंग में आता है। तो इसके फोल्डिंग क्या है? परमानेंसी है क्या? हमेशा के लिए नहीं है ना, टेम्पररी है, अस्थायी है, कुछ समय के लिए होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? आपका स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो टीचिंग या अध्यापन या शिक्षण में क्या करता है, हमारे लिए रेफर करता है। हमारे लिए प्रेम प्रसंग वाली जो चीजें होती हैं ना, कौन सी कि अस्थायी वाली, वो इसके फोल्डिंग में ही आती हैं। आज है कल नहीं है, परसों है परले रोज नहीं है, जब जरूरत पड़ी आ गया, फिर नहीं है हट गया आपका। लाइक दैट, वैसा का वैसा हिस्सा तुम्हें यहां देखने को मिलता। हालांकि इसका यहां लव शब्द से कोई रिलेशन था नहीं। आपका जो शब्द निकला खाली उसका कंपेयर करने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए आपको मैंने बताया। तो आप ये बताओ इसके फोल्डिंग क्या होता है? जब जरूरी हो तब तो काम में ले लो, और जब जरूरी नहीं हो तो उसको वहां से हटा दो, आवश्यकता के अनुसार ले लो। तो अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। ये क्या एक रिजिड, कठोर या सख्त आपका पाठ्यक्रम है जिसमें सभी बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको अनुसरित करते हैं? नहीं, ये हर जगह होना जरूरी नहीं है। इसके फोल्डिंग नहीं हो तो भी चलेगा, होता है तो सोने पर सुहागा बहुत बेहतर है, नहीं होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। यहां आगे क्या लिखा? ये अपने आप में एक टेम्पररी सपोर्ट है, अस्थायी क्या है, सहारा है। दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड, जिसे धीरे धीरे हटाया जाता है। एज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, जैसे जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, आपका प्रगति करते हैं, विद्यार्थी आगे बढ़ता जाता है और उस चीज को वहां से हटा दिया जाता है। आपने बच्चे को साइकिल सिखाते हुए नहीं सीखा कि ले बेटा तू चल, ठीक है, मैंने तेरे को पीछे से पकड़ रखा है, थोड़ी दूर तो चलते हो, फिर उसके साथ में चल रहे हो और हाथ आपने छोड़ दिए, फिर उसके बाद में आप पीछे मत देखना, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, आवाज लगाते चलते हो। बच्चा 500-700 मीटर चला गया, पीछे मुड़ के देखता, मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, मुझे तो किसी ने सहारा दिया ही नहीं। इतने में उसे लगा कि मैं तो सीख गया, मुझे तो लर्निंग हो गई आपकी। सेम की सेम स्थिति यहां है। बच्चे को जहां सपोर्ट चाहिए दे दो और धीरे धीरे, पता नहीं चलना चाहिए बच्चे का, वो सपोर्ट कम करते चलो। ये पार्ट किस में आता है? स्कैफोल्डिंग में। प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, आप प्रदान करते हैं किसको? असीमित संसाधन या स्रोतों को, किसके लिए? फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी, आत्मनिर्भर अध्ययन के लिए, आत्मनिर्भर अवस्थाओं के लिए इसे आपका प्रदान किया जाता है। तो प्रोवाइडिंग का मतलब प्रदत्त करना, उपलब्ध करवाना किसको? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, असीमित जो संसाधन है आपके, किसके लिए? इंडिपेंडेंट स्टडी या आत्मनिर्भर आपके अध्ययन के लिए। तो आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं देंगे, ये अकॉर्डिंग टू नीड
नीड होता है लिमिटेड ही चलेगा, ये अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। ए फिक्स्ड असेसमेंट स्ट्रक्चर फॉर ऑल लर्नर्स, क्या सभी अधिगमकर्ताओं के लिए निश्चित आधार पर आकलित की गई संरचना होती है क्या? नहीं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित रहने वाली चीज होती है। केवल और केवल एक लर्नर के हिसाब से सब पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या है? स्कैफोल्डिंग इज अबाउट टेम्पररी सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाउ शुड फीडबैक बी डिलीवर्ड टू स्ट्रगलिंग लर्नर्स? हमारे जो लर्नर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका संघर्ष करते रहते हैं, तो उस वक्त उन्हें फीडबैक है वो कैसे दिया जाना चाहिए, या उनका फीडबैक लिया कैसे जाना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हमें कैसे पता हो कि हमारे लर्नर्स जो स्लो लर्नर्स हैं, स्पेशल लर्नर्स हैं, स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, वो कैसे रहेंगे। आपका थोड़ा सा अच्छा सवाल कहूंगा, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का सवाल कहा जाएगा, इजी या लूसिड नहीं है बच्चा आपका, कि प्राइमरीली इन रिटन फॉर्म टू इंश्योर क्लैरिटी, आपकी स्पष्टता आप चेक करते हैं, स्पष्टता जांचने का काम आप वहां पर करते हैं, तो आप प्राथमिक तौर पर लिखित रूप में आए। तो बच्चे में अगर कमजोरी है ना, तो स्पष्टता का आश्वासन नहीं हो सकता है, उसे देखा और परखा नहीं जा सकता है, उसे लिखित रूप में नहीं देखा जा सकता है, प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। आपका मतलब शुरुआत के अंदर आप बच्चे से सिर्फ ये कहें कि रिटन फॉर्म में बेटा लिख दे और वहां पर उसकी क्लैरिटी आ जाए। बच्चा खुद स्ट्रगल कर रहा है, लिखने में सक्षम कहां होगा? इन अ मैनर, एक ऐसा तरीका दैट हाइलाइट्स, जो उजागर करता है, जो चीजों को सामने लेकर आता है, ओनली एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, केवल वो क्षेत्र, जो क्षेत्र किसके हैं? आपके सुधार के क्षेत्र वहां पर माने जाते हैं, उस गुंजाइश के क्षेत्र वहां पर माने जाते हैं। नहीं, जब आपको फीडबैक लेना है तो फीडबैक क्या होता है? बच्चे की कौन सी वीकनेस है, बच्चे की कौन सी स्ट्रेंथ है, कहां तो उसकी कमियां हैं जिनको सुधारा जाए, कहां उनकी मजबूती है जिसे री इन्फोर्स या फिर पुनर्बलित किया जाए, दोनों एस्पेक्ट वहां पर आने चाहिए। तो इसका नेचर कैसा है? कंस्ट्रक्टिवली है, संरचनात्मक ढांचे के आधार पर निर्माण करते चलो। ज्ञान है, ओल्ड स्कीमा है, उसमें न्यू स्कीमा देते चलो, जहां पर इस बात पे आपको फोकस करना है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, साथ में वहां पर वो एरियाज, वो क्षेत्र जहां पर उनकी वृद्धि है उसको उसके साथ में दिया जाए, मतलब उसकी कमजोरी, उसकी शक्तियां, सब पर फोकस वहां पर करवाया जाता है। तो आपको जब फीडबैक है जिसे डिलीवर करना किसके लिए? आपका स्ट्रगलिंग लर्नर्स के लिए, वो आपको चेक करना होता। तो करीबी मिल गए ना हमें। हम चौथा देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। थ्रू ग्रुप डिस्कशंस, आप क्या करें? आपका वहां पर ग्रुप डिस्कशंस आते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के मायने जो समूह चर्चाएं होती हैं, जहां पर आप इंडिविजुअल प्रेशर है, व्यक्तिगत दबाव है, उसको क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। लग रहा ना कि दोनों आंसर हैं, ठीक है। अब ये दोनों आंसर का जो पैटर्न अपने को मिला है उसमें गौर करो, अगले ने पूछा क्या है? आपको फीडबैक देना है। फीडबैक देने का मतलब बच्चे को मजबूत बनाना है। तो यहां से आपने प्रेशर हटाया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे का स्ट्रेस हटा, बच्चे की टेंशन हटी। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए आप कि यहां पर बच्चे को आपने फीडबैक देकर आगे बढ़ाया कहां? वहां तो उसका आपने एक बोझ ही तो हल्का किया ना, कहां पर? थ्रू ग्रुप डिस्कशंस टू मिनिमाइज इंडिविजुअल प्रेशर वाले में। तो यहां दोनों आंसर अपने को अगर लेने भी पड़े, ठीक है, तो इसमें पहली प्राथमिकता में इसको दूंगा और दूसरी प्राथमिकता में इसको दूंगा। अब मुझे इन दोनों में से चूज करना है, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसको क्या करूंगा? आपका सेलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो मेरा आंसर ये हो जाता। लेकिन गौर ये करना कि स्ट्रगलिंग लर्नर्स है, उनके लिए जो फीडबैक दिया जाना, इसका मतलब उनका ग्रोथ एरिया क्या है, उनका डेवलपमेंट एरिया क्या है, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करने वाला कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या, वो देखने को मिलता है। अमूमन परीक्षा में जब बोर्ड में अपने सवाल आएंगे तो इस टाइप के आपके ऑप्शंस फॉर्म नहीं किए जाएंगे, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके कहीं ना कहीं याचिका लगने वाला सवाल भी आपका वहां पर बन जाता है। अगला सवाल लीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का। विच अप्रोच, ऐसा कौन सा उपागम है, ऐसी कौन सी तकनीक या विधि है आपकी, इज मोस्ट लाइकली, जो सबसे ज्यादा संभवतया टू डिसएंगेज, आपको काम से हटाती है,
आपको काम से अलग कर देती है। किसके लिए? स्ट्रगलिंग लर्नर्स के लिए। पहले ये देखो, ऐसा कौन सा उपागम, ऐसी कौन सी विधि जो संभवतया सबसे ज्यादा क्या करती है? इंगेज नहीं करती है, इंगेजमेंट से हटाती है, उस व्यस्तता से हटाती है। किसको? उन लर्नर्स को। जो लर्नर्स बताओ कैसे हैं? आपके स्ट्रगलिंग है, या फिर आपके वहां पर संघर्ष करने वाले लर्नर्स आपके देखे जाते हैं। तो इसको वन बाय वन आप चेक करके मुझे बताना कि इसमें अगला कहना क्या चाह रहा है। इंगेजिंग देम विथ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, आप उन्हें क्या करते हैं बेटा? आपका वहां पर इंगेज करते हैं। और इंगेज किस में करते हैं? चेक करना जरा आपका वहां पर। इंगेज इस बात में करते हैं कि आपकी क्रियाविधियां, आपकी गतिविधियां कैसी होती हैं? इंटरएक्टिव होती हैं, परस्पर क्रियात्मक होती हैं, उनमें आपस में आपको शामिल करना होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो बेटा होती हैं। ये तो डिसएंगेज करती हैं कि इंगेज करती हैं? इंगेज करती हैं। दूसरी बात, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, जहां पर आपके जो नियम है ना, वो नियम कैसे होने चाहिए? आपके वहां पर कठोर नियम होने चाहिए। ठीक है, गौर करो जरा, यहां पर नियम है ना, वो कैसे हो? कठोर हो। और उनको आप क्या करवा रहे हो? क्रियान्वित करवा रहे हो। ठीक है, जब कठोर नियम आप लागू करोगे ना, तो बच्चा इंगेज होगा या डिसएंगेज हो जाएगा? डिसएंगेज। और यहां तक कि जो बच्चा असफल हो रहा है, उसके परिणामों के ऊपर इतना भारी फोकस करना कि बच्चा उससे डर के आपसे दूर हटने का, उन क्रियाओं से बाहर भागने की कोशिश करे। तो इनको वन बाय वन देखना। यहां पर तो बच्चा है, उसको क्या करते हो आप? इंगेज करते हो। यहां आता है तो ये इंगेज होता है या फिर डिसएंगेज होता है? आपका डिसएंगेज होता है। अब दो चीजें और निकाल लो। यूजिंग वेरीड टीचिंग स्ट्रेटजीज, आप काम में लेते हैं विभिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की अधिगम की जो आपकी व्यू रचनाएं हैं, ताकि आप मीट मतलब पूर्ति करें। किसकी पूर्ति करें? विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जब आप डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वहां पर आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनमें आप बच्चों को वहां पर क्या करते हैं बेटा? आपका इंगेज करते हैं, उन चीजों को उसमें शामिल करने का काम करते हैं। ऑफरिंग चॉइसेस इन लर्निंग टास्क, आप बच्चों को विकल्प देते हैं कि आपके पास में ये प्रस्ताव है, अलग अलग अधिगम के कार्य करें और उसमें आप अपने आप को व्यस्त रखें, इंगेज रखें। इंगेज रखने के साथ में ये काम कर लेवें। तो बताओ, बच्चा डिसएंगेज कहां होता है? जहां पर आपके रूल्स क्या हो जाते हैं? स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और फेल्योर के लिए, असफलता के लिए क्या किया जाता है? वहां पर बच्चे को कॉन्सिक्वेंस के लिए थोड़ा सा प्रताड़ित करना, उसे दंडित किया जाना, उसे डराया जाना, उसे इनकरेज करना वहां पर। ठीक है, डिस्करेज करना, इनकरेज नहीं करना बल्कि डिस्करेज करना, हतोत्साहित करने का काम किया जाता है। आज का अपना अंतिम सवाल देखिएगा जरा, यहां पर एक छोटी सी क्लास थी आज अपनी, इसके बारे में चेक करना कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। व्हाट इज कॉमन मिसकंसेप्शन, सामान्य तौर पर यह गलत धारणा या फिर भ्रांति क्या है? अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उस प्रयोग के बारे में जहां पर आप तकनीक की बात करते हैं। किसमें? रेमेडियल टीचिंग में। निदानात्मक शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण के अंदर जब आप इन चीजों को काम में लेते हैं, इन चीजों के बारे में सोचते हैं, स्वीकार करते हैं कि निदानात्मक, उपचारात्मक या सुधारात्मक जो शिक्षण होता है, वहां जो तकनीक है उसकी सामान्य जो भ्रांति है, सामान्य जो आपकी गलत फहमी है, सामान्य जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, वो हमें क्या देखने को वहां पर मिलती है, इसका फोकस मुझे वहां करना है। मतलब कौन सी चीज है जो यहां गलत साबित हो सकती है? पढ़ना। टेक्नोलॉजी जो हमारी तकनीक होती है, कैन इनहांस, वृद्धि कर सकती है। एंगेजमेंट, उस क्रिया में सम्मिलित करवा सकती है और उस अंडरस्टैंडिंग या समझ के साथ में जोड़ सकती है, बाकायदा जोड़ सकती है, उन चीजों के साथ में से रखा जा सकता है। तो ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन नहीं है आपका। ऑल स्टूडेंट्स बेनिफिट इक्वली, सारे जो बच्चे हैं वो बराबरी के साथ में क्या करते हैं? आपका फायदा उठाते हैं। हर बच्चे को बराबर फायदा मिलता है फ्रॉम द सेम टेक्नोलॉजिकल टूल्स, जो समान आपके तकनीकी क्या होते हैं? उपकरण। आप गौर करो, मैं YouTube का ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं, क्या हर बच्चा बराबर लाभान्वित होगा? ये टेक्नोलॉजिकल टूल है, क्या हर बच्चा बराबर अधिगम करेगा? कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ औसत करेंगे, आपका कुछ नए के बराबर, कुछ संपूर्ण करेंगे। सबका जो सीखने का लेवल क्या होता है? अलग होता है। तो क्या बेनिफिट बराबर आ सकता है? क्या फायदा बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगली बात पे आओ। इट कैन प्रोवाइड,
इट कौन आपका जो अपने पास में टेक्नोलॉजी है वो हमें उपलब्ध या प्रदत्त करवा सकती है व्यक्तिगत तौर पर किसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस को या सीखने के अधिगम को बिल्कुल करवा सकती है। सीखने के अधिगम है उनको व्यक्तिगत तौर पर हमें प्रदान करवाने का काम कौन कर सकती है टेक्नोलॉजी। हर बच्चे के लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग रोल अलग अलग भूमिकाएं व्यक्तिगत तौर पर डिजाइन कर सकती है। तो यह भी आपका कॉन्सेप्शन है मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। इट शुड सप्लीमेंट। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें इसकी पूरकता चाहिए इसको वहां पर कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए किसका परंपरागत तौर पर शिक्षण की पद्धतियों का या विधियों का चाहिए जिन्हें आप क्या नहीं करते हैं रिप्लेस नहीं करते हैं जिन्हें बदलने का काम नहीं करते हैं उन चीजों को हटाने का काम वहां पर नहीं करते। गौर करना इट शुड सप्लीमेंट इन्हें पूरकता की बात बताई जानी चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स परंपरागत तौर पर आपकी शिक्षण पद्धतियों का परंपरागत तौर पर आपकी शिक्षण विधियों का जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए। अब गौर करो कहा क्या इसमें जब आप टेक्नोलॉजी काम में लेते हो तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी वहां पर आपका सहारे के रूप में या उनके सहारे के रूप में टेक्नोलॉजी को काम में लो। मतलब पूरा ट्रेडिशनल नहीं हटना चाहिए ट्रेडिशनल को सपोर्ट कर दे कौन टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी उन्हें क्या कर दे रिप्लेस कर दे। ये भी बताओ क्या है आपका वहां पर कॉन्सेप्शन है। मतलब ये तीन चीजें बाहर हो गई ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। ये भी नहीं आपका यहां वाले पार्ट में गौर करो ये भी नहीं और ये भी आपका नहीं। क्या पूछा अगले ने ये चेक करना कि इनमें कौन सा आपका वहां पर मिसकॉन्सेप्शन है भ्रांति कौन सी है गलत कौन सा। तो बेटा गलत इसमें एक ही चीज है कौन सी कि हर बच्चे के लिए टेक्नोलॉजिकल टूल है उसका आउटपुट है ना वो सेम नहीं आता है। क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। तो आज अपन ने जो 10 सवाल निकाले ना उसमें रेमेडियल का 25% मटेरियल है अपना क्या हो जाता बेटा कवर हो जाता है। ठीक है जब भी इन चीजों को आप पढ़ते हैं ना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एमसीक्यूज होते हैं उनमें एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन चार बातें लेकर आता है। ठीक है कई बार पांच भी ले आता है 10 भी ले आता है कई बार दो या तीन ले आता है लेकिन एवरेज आराम से हर ऑप्शन पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन निकलवाए हैं और उसमें आपके 40 ऑप्शन है तो मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए केवल 10 क्वेश्चन तैयार नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज पर रट्टा नहीं मारेंगे कि मैंने वहां 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए इसका ये ऑप्शन इसका ये आंसर है। अब आपने गौर किया और रेमेडियल क्या उसके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको मिली। अब रेमेडियल टीचिंग का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो इजीली आप उसे सॉल्व वहां पर कर पाते हैं। अब जब भी मैं ये चीजें बताता हूं तो बहुत बार बच्चों की एक प्रॉब्लम क्या आती है पता है बेटा कि वो ढंग से डील नहीं करते उन चीजों को केवल क्या करना चाहते हैं रट्टा मारना चाहते हैं। तो आपको किसी भी स्तर पर रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपका सेशन आज का बहुत बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ में नए कंटेंट के साथ में मिलूंगा तब तक सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स बाय बाय एंड सी यू सून देयर।